हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? एंड आई होप ऑल यू आर गुड एट योर होम. इन क्लास 9th टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर डेमोक्रेसी. पीडीएफ मैंने भेज दिया था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के बारे में. और डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि डेमोक्रेसी क्या होता है और हम डेमोक्रेसी के फॉर्म को क्यों इतना अच्छा मानते हैं. मीन्स व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. So before starting the chapter, we must clearly understand about democracy. Simply अगर कोई आपसे पूछता है what is democracy, that question is given here. अगर कोई आपसे पूछता है what is democracy, तो इसका सिंपल मीनिंग हमने आपको दिया हुआ है. नीचे आप देख सकते हैं, आपके पीडीएफ में, आपके नोट्स में भी ये दिया गया है. इसको हमने डेफिनेशंस दिया हुआ है. इसे अगर आपको कोई कहता है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी या फिर कहता है डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, तो इसके लिए आपके पास ये ऑप्शन हमने दिया हुआ है. तो डेफिनेशन में अगर सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है ये: डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. तो इसमें जो पहला टर्म है, पहला टर्म क्या है? पहला टर्म है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसमें पहला टर्म क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ओके, अब ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन कैसा फॉर्म है गवर्नमेंट का? तो सेकेंड पॉइंट कह रहा है इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ऐसा फॉर्म जिसमें कि गवर्नमेंट को पीपल के वोट के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, उसे ही आप क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशन. एंड नेक्स्ट डेफिनेशन इज डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल. दैट ग्रेट डेफिनेशन हैज बीन गिवन बाय द ग्रेट अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन. ये जो आपको डेफिनेशन दी गई है, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई है. इसमें कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फिर डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट. कैसी गवर्नमेंट? फॉर द पीपल. यानी डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों के लिए काम करती है. इसमें पहला पॉइंट देखिए, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपल. और सेकेंड पॉइंट वो क्या कह रहा है? किसकी गवर्नमेंट है? ऑफ द पीपल. यानी दूसरा पॉइंट है कि डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट है जो लोगों के लिए है और लोगों की है. और तीसरा पॉइंट इसमें आपको बता रहा है कि जो लोगों के द्वारा बनाई गई. तो इस तरीके से डेमोक्रेसी को आप कह सकते हैं, ये अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी is the government for the people, of the people, and next is by the people. तो इस तरीके से डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों के द्वारा बनाई गई, लोगों की, लोगों के लिए सरकार है. ओके, ये आपकी हो गई सेकेंड डेफिनेशन. नाउ अब हम चलते हैं थर्ड डेफिनेशन की ओर. अब थर्ड डेफिनेशन आपकी क्या है? थर्ड डेफिनेशन क्या है आपकी? थर्ड डेफिनेशन आपकी कह रही है डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल हैव द पावर. ऐसी गवर्नमेंट जिसमें कि लोगों के पास पावर है. किस चीज का पावर? टू फॉर्म, यानी कि गवर्नमेंट को बनाने का पावर, एंड टू चेंज द गवर्नमेंट. कह रहा है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल हैव द पावर टू फॉर्म एंड चेंज द गवर्नमेंट बाय इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव.
यानी कह रहा है डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें पीपल के पास, लोगों के पास सबसे ज़्यादा पावर होता है। कैसा पावर होता है? गवर्नमेंट बनाने का पावर होता है और गवर्नमेंट को चेंज करने का पावर होता है। और ये गवर्नमेंट हम कैसे बनाते हैं और चेंज करते हैं, तो इसके लिए आपको लास्ट पॉइंट हमने दिया है बाई इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि पीपल के पास क्या क्या पावर है? गवर्नमेंट को बनाने का भी पावर है, उसे चेंज करने का भी पावर है। और कैसे हम बनाते हैं या चेंज करते हैं? तो इसका सिंपल आंसर है हम इलेक्शन के टाइम पे वोट करते हैं और उसी वोट के बेसिस पे हमारी गवर्नमेंट क्या होती है? फॉर्म की जाती है। दैट वन इज द थर्ड डेफिनेशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। जो नेक्स्ट वन आपकी डेफिनेशन है, लास्ट डेफिनेशन, वो कह रहा है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल गवर्न देमसेल्फ। पहला पॉइंट। एंड दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? गवर्नमेंट, पहला पॉइंट है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल गवर्न देमसेल्फ। यानी कि डेमोक्रेसी ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लोग खुद को गवर्न करते हैं। और दूसरा कह रहा है एंड हैव द सुप्रीम पावर ऑफ गवर्नेंस, और उनके पास गवर्नेंस का यानी कि राजतंत्र को चलाने का, लोकतंत्र को चलाने का सबसे ज़्यादा पावर होता है। तो ये चार आपकी डेफिनेशंस हो गई। ये चार डेफिनेशंस क्या कह रही हैं? लास्ट में आपका सबसे अप्रोप्रिएट डेफिनेशन, आपके सभी अच्छे हैं, आप चाहें तो इन चारों को लर्न कर सकते हैं। लास्ट की डेफिनेशन, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल गवर्न देमसेल्फ। एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें कि लोग स्वयं के ऊपर क्या करते हैं? शासन करते हैं। और शासन का सबसे सुप्रीम पावर किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में। ओके, दैट्स द डेफिनेशंस। लेकिन इन डेफिनेशंस के बाद these simple definitions of democracy gives rise various questions in which are given below। इन डेफिनेशंस के साथ चार क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पहला, हु आर द रूलर्स। पहले डेफिनेशन में आपने बात की रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो पहला क्वेश्चन उठता है कि रूलर कौन होगा। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। अब कह रहा है कि उसमें इलेक्ट, एक वर्ड आया है इलेक्टेड बाय द पीपल, तो कब इलेक्ट होंगे? जब इलेक्शन होगा। तो इलेक्शन कैसा होना चाहिए? यानी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इलेक्शन होना चाहिए वो इलेक्शन का प्रोसेस कैसा होना चाहिए। तीसरा आपका क्वेश्चन आएगा, हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स एंड गेट इलेक्टेड एज रूलर्स। अब ये कह रहा है कि वो कौन से लोग होंगे जो अपने रूलर को इलेक्ट करेंगे या फिर रूलर्स के रूप में इलेक्ट होंगे। यानी कि कौन वोट करेगा और कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेसी। यानी कि डेमोक्रेसी किस टाइप का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इस लास्ट क्वेश्चन में हम एनालिसिस करेंगे कि डेमोक्रेसी कितना सही है और कितना अनुपयुक्त है हमारे सोसाइटी के लिए। यानी कि इसके फीचर्स के बारे में आपको डिस्कशन करना है। ये चार आपके क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन। इन चार को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि इस डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या हैं। किसी चीज़ के फीचर्स को आप जानेंगे तभी उसके बारे में डीपली नॉलेज आपको होगा। तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के लिए अब हम स्टडी करेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। और इस फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में मैंने आपके नोट्स में फर्स्ट पॉइंट दिया था, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर। अब इसमें कह रहा है कि हमने आपको जो बनाया है, ये पीडीएफ बना के दिया था, इसमें आपको इतना पॉइंट एक्सप्लेन करना था, ये वाला पॉइंट। ओके, ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना था। इस पॉइंट में आपको दिख रहा है, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी रेस्टेड इन हैंड ऑफ लीडर्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इसमें लास्ट पॉइंट को ध्यान देंगे, पावर मस्ट बी रेस्टेड इन द हैंड ऑफ
लीडर्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे कि जो मेन पावर होगा वो उन्हीं के हाथ में होगा जो लोगों के द्वारा क्या किए गए हैं, इलेक्ट किए गए हैं। इसमें एक केस स्टडी है आपके बुक में, एनसीईआरटी में। जो केस स्टडी पाकिस्तान के बारे में है कि पाकिस्तान में क्या हुआ, जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक मिलिट्री कू के द्वारा अक्टूबर 99 में वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या कर दिया, ओवरथ्रो कर दिया। उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट थे, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे परवेज मुशर्रफ, और उन्होंने प्रेशराइज करके, नवाज शरीफ, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उनको प्रेशराइज करके परवेज मुशर्रफ वहाँ के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और इस तरीके से जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है ना, हम कह सकते हैं वी कैन कंक्लूड पाकिस्तान या इट वाज नॉट अ डेमोक्रेटी, ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री, ये जो इट आया है ये पाकिस्तान के लिए आया है। तो ऐसी कोई भी कंट्री जहाँ पे कोई ऐसा पर्सन प्रेसिडेंट बन जाता है जो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं है, तो हम उस कंट्री को क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे। डेमोक्रेसी किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिक होने के लिए सबसे ज़रूरी फैक्टर है कि उस कंट्री के जो लीडर्स हैं, उस कंट्री का जो रूलर है, वो लोगों के द्वारा क्या होना चाहिए, इलेक्ट होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो अब हम आपको सेकेंड पॉइंट की तरफ लेके चलते हैं। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, ये बहुत जरूरी पॉइंट है आपका। पहला जो डिफिनीशन, आप फर्स्ट डिफिनीशन को रिमाइंड करिए। फर्स्ट डिफिनीशन आपका क्या था, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इसमें एक वर्ड आया था इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इस इलेक्टेड बाय द पीपल के लिए सबसे जरूरी फैक्टर क्या है, वहां पे इलेक्शन होना चाहिए। और जब यहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए तो क्वेश्चन ये है कि कैसा इलेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे यही सेकेंड पॉइंट कह रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी कि इलेक्शन जो होना चाहिए वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर रूलिंग पार्टीज हैव फेयर चांस टू लूजिंग एंड अदर पार्टी हैव फेयर चांस टू विन। फ्री और फेयर इलेक्शन आप उसको बोलेंगे, इसको ध्यान से समझ लीजिए। कोई भी ऐसा इलेक्शन जिसमें कि जो रूलिंग पार्टी है, जितना उसके जीतने का चांस है उतना ही हारने का चांस हो, और जो अदर पार्टीज हैं उनके भी जीतने का चांस उतना ही हो जितना कि हारने का चांस है। इट मीन्स एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द ओपिनियन ऑफ पीपल। इसके साथ एक केस स्टडी मैंने अटैच की हुई है। इस केस स्टडी में चाइना की केस स्टडी है। एवरी 5 ईयर कह रहा है चाइना में हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। ओके, लेकिन वहां पे क्या दिक्कत है, वहां पे एक दिक्कत है, बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड टू अप्रूवल कम्युनिस्ट पार्टी। कह रहा है कि किसी भी कैंडिडेट को अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो सबसे पहले उसको यहाँ पे देखो दिया है, नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब जब उनको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ेगा तो नेक्स्ट दिक्कत क्या आती है, द गवर्नमेंट इज ऑलवेज बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, और जिसकी वजह से वहाँ पे हमेशा एक ही पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, और वो कौन सी पार्टी की बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी की। इसका मतलब कि अभी तक चाइना में जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो हमेशा एक ही पार्टी का गवर्नमेंट होता है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी। तो ऐसे इलेक्शन को आप फ्री एंड फेयर नहीं कह सकते। इसका मतलब ये है कि चाइना कंप्लीटली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिंगल पार्टी रूल है। वहाँ पे क्या है, सिंगल पार्टी रूल है। तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए। यानी कि अगर लोगों को लगता है कि ये पार्टी सही नहीं काम कर रही है
तो दूसरी पार्टी को वो ऑप्शन में रख सके। मैंने बताया कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा इट मे बी एनी मोर, ये कहीं तक भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इसके साथ एक और कंट्री का केस स्टडी इसमें हमने आपको अटैच करके दिया हुआ है, वो है आपका मैक्सिको। मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर्स। बच्चों इसमें ध्यान देंगे कि मैक्सिको में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो 6 ईयर्स में एक बार होता है। यहाँ पे ध्यान देंगे ये वाला पॉइंट, ये कितने में होता है? 6 ईयर्स में एक बार होता है। हो सकता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल जाए। लेकिन आगे क्या कह रहा है? बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज ओन बाई वन पार्टी कॉल्ड PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। लेकिन 2000 तक, सन 2000 तक केवल एक ही पार्टी वहां पे हर बार चुनाव जीतती थी, और वो कौन सी पार्टी थी? रिवॉल्यूशनरी पार्टी। और वो चुनाव क्यों जीत जाती थी? वो चुनाव इसलिए जीत जाती थी कि वहां पे क्या है, वो लोगों को प्रेशराइज करके जबरदस्ती अनफेयर मीन्स को यूज करके इलेक्शन जीतती थी। लोगों को प्रेशराइज करके, जो उनको वोट नहीं देगा, वो सरकारी स्कूल के टीचरों को प्रेशराइज करते थे कि अगर आप हमारे फेवर में वोट नहीं कराएंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो इस तरीके से क्या ऐसी कंट्री को आप डेमोक्रेटिक कंट्री बोलेंगे? वहां पे बहुत सारी पार्टीज हैं। चाइना में तो चलो हमने मान लिया कि एक पार्टी थी इसलिए वो डेमोक्रेटिक नहीं है, लेकिन मैक्सिको में बहुत सारी पार्टी थी, लेकिन फिर भी एक ही पार्टी जीत रही थी। क्यों जीत रही थी? क्योंकि वो डर्टी ट्रिक्स यूज कर रही थी इलेक्शन को जीतने के लिए। तो ऐसी कंट्री जहां पे बहुत सारी पार्टी हैं, लेकिन बहुत सारी पार्टी हैं लेकिन कोई पार्टी अनफेयर ट्रिक्स यूज करके बार बार इलेक्शन जीत रही है, तो उसे भी आप फेयर इलेक्शन नहीं बोलेंगे। और जब फेयर इलेक्शन नहीं होगा तो वो कंट्री किसी भी कंडीशन में डेमोक्रेटिक नहीं होगी। ओके, अब आपका ये सेकेंड पॉइंट कंप्लीट हुआ। हम आपको बता रहे हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बहुत ही जरूरी है, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। ये क्या कह रहा है? कह रहा है इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन must have 1 vote and each vote must have 1 ballot। कह रहा है कि अब आपका किसी भी कंट्री को अगर इलेक्शन कराना है तो वहाँ पे वो लोगों को राइट टू वोट देना होगा, और राइट टू वोट देना होगा तो उसके लिए एक सबसे ज़रूरी रूल है कि सभी लोगों का, चाहे वो पुअर हो या रिच हो, चाहे वो एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, चाहे वो हायर सोसाइटी से हो या लोअर सोसाइटी से हो, चाहे वो आपके किसी भी कास्ट और रिलीजन के हों, लेकिन उनके वोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सिंगल होनी चाहिए। यानी कि सभी लोगों की जो वोट की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। यानी कि अगर इस स्कूल के आपके टीचर्स वोट करने जाते हैं और आपके स्कूल के जो आया हैं और जो आपके प्यून हैं वो भी वोट करने जाते हैं, तो उन लोगों का जो वोट काउंट होगा वो इक्वल काउंट होगा, है ना। यहाँ पे 2 चीज़ें आप मेनली ध्यान रखेंगे। पहला तो ये कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो एजुकेटेड हो अनएजुकेटेड हो, मेल हो या फीमेल हो। जितना वैल्यू एक मेल पर्सन के वोट का है उतना ही वैल्यू एक फीमेल पर्सन के भी वोट का है। यहाँ पे एक केस स्टडी अटैच किया गया है जो सऊदी अरेबिया की है। वुमेन डिड नॉट हैव राइट टू वोट। वहाँ पे वीमेन को राइट टू वोट नहीं था। कब तक? 2015 से पहले। 2015 के बाद वहाँ के वीमेन को भी राइट टू वोट दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई ऐसी कंट्री जहाँ पे केवल मेल को वोट देने दिया जाता है, फीमेल को नहीं देने दिया जाता है, तो उस कंट्री को भी आप डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहेंगे। डेमोक्रेटिक कंट्री कब कहेंगे? जब सभी एडल्ट सिटीजन, जैसे भारत में 18 वर्ष से ज्यादा के लोग को क्या मानेंगे आप? एडल्ट मानेंगे। तो भारत में
या फिर जो आपका रूल है कहीं कहीं पे ये एज बाउंडेशन कम या ज़्यादा है। तो जैसे भारत की बात करते हैं, भारत में हर वो आदमी जो 18 वर्ष से ज़्यादा का है वो वोट कर सकता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, वो महिला हो या पुरुष हो, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, या फिर चाहे वो बहुत पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ हो। किसी भी तरीके से अगर वो 18 वर्ष से ज़्यादा का है तो उसे पूरा अधिकार है वोट करने का। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब लास्ट पॉइंट को हम एलेबोरेट करेंगे। यहाँ पे लास्ट पॉइंट आपका है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। देखो, डेमोक्रेसी में सबसे जरूरी फैक्टर सभी हैं, लेकिन ये 4 मेन फैक्टर, 4 फीचर सबसे इंपॉर्टेंट हैं। डेमोक्रेसी के फीचर्स बहुत सारे हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, लेकिन 4 जो सबसे जरूरी हैं, जो कंपलसरी हैं कि होने चाहिए, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 4th पॉइंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे रूल करती है, सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। एंड सेकेंड, सिटीजन्स राइट आर गिवन टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी। पहला पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करेंगे, यानी रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि उस कंट्री का एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होगा और गवर्नमेंट वही वर्क करेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो मनमाने तरीके से काम करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। एंड सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन भी कैसा होना चाहिए कि वो हर एक सिटीजन्स की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए उन्हें राइट्स दे। कौन से राइट्स? जैसे आपके पास हैं फंडामेंटल राइट्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं, कितने लोगों को याद हैं, इसे एक बार रिमाइंड करेंगे और फंडामेंटल राइट्स को अपने नोट्स में जरूर मेंशन कर लेंगे कि कितने आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। तो आपका ये हो गया फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसके बाद इन सभी फीचर्स को हम डिस्कस करने के बाद कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आगे आपका दिया है इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। इसके बाद कह रहे हैं कि ये आपके कंक्लूजन्स हैं इन सारे फीचर्स के ऊपर। फीचर्स आपके कौन कौन से हैं? फर्स्ट है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर। जो इलेक्टेड लीडर होगा वही आपके मेजर डिसीजन लेगा। जैसे भारत में भारत के प्रधानमंत्री आपके इलेक्टेड लीडर हैं, तो वो अपनी कैबिनेट के साथ किसी भी बात का डिसीजन लेते हैं। दूसरा, हमने अपने प्रधानमंत्री को कैसे इलेक्ट किया है? बाय फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आपको हम बताए थे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। तो हर एक पर्सन का क्या होगा कि उसको जो एडल्ट है उसको मतदान का अधिकार है, वोट करने का अधिकार है, और उसके वोट की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। और लास्ट में क्या कह रहा है? रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, यानी कि उसका कंट्री का एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा और हर एक इंडिविजुअल के पास राइट होगा। जैसे हमारे पास हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और कुल हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? 6 हैं। अब उसमें जुड़ गया है राइट टू एजुकेशन। दैट इज ऑल अबाउट द डेमोक्रेसी। So class, today we will stop our class today, and in next class we will discuss about need of democracy या फिर simple question why democracy. Thank you for the day and enjoy and be continue in your study.